दरवाजे की कुंडी थोड़ी सी हिल गई, जिससे झोपड़ी के अंदर की शांति भंग हो गई। 6 बकरी के बच्चे धीरे धीरे और अनिश्चित कदमों से पास आने लगे। दरवाजे के बाहर से एक कोमल आवाज अंदर आई, शांत और जानी पहचानी। सफेद रंग के पैर दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे, साफ सुथरे और सावधानी पूर्वक रखे हुए। एक छोटी बकरी पीछे रुकी रही और बिना हिले डुले सब कुछ देखती रही। दरवाजे के बाहर जो कुछ था वह वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। इस क्षण को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जाने से पहले माँ ने अपने बच्चों से सावधानी पूर्वक बात की। मेरे जाने के बाद दरवाजा बंद कर देना, माँ बकरी कहती है। उसकी आवाज एक कोमल चेतावनी है। बच्चे गंभीरता से सिर हिलाते हैं। उनके छोटे चेहरे उनके शब्दों के वजन को दर्शाते हैं और आज्ञा मानने का वादा करते हैं। एक अकेला भेड़िया घने जंगल से निकलता है, जिसकी छाया शांत कुटीर पर पड़ती है। मिस्टर वुल्फ सही अवसर की प्रतीक्षा में घर के बाहर खड़े रहे। मिस्टर वुल्फ ने दरवाजा खटखटाया और बनावटी मिठास से बकरी के बच्चों को पुकारा, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। बकरी के बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। आवाज कर्कश लग रही थी। बकरी के बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। आवाज कर्कश लग रही थी। मिस्टर वुल्फ अपनी आवाज को मधुर बनाने के लिए चतुर जेब्रा के पास जाता है, जो उसे शहद देता है। शहद का आनंद लेने के बाद भेड़िया झोपड़ी में लौटता है। उसकी आवाज में अब बनावटी मिठास घुली हुई है और वह बकरी के बच्चों को पुकारता है। मीठी आवाज से आकर्षित होकर बच्चे दरवाजे के नीचे से झांकते हैं और उन्हें काले पंजे दिखाई देते हैं। मिस्टर वुल्फ जेब्रा के पास वापस जाता है और बारीक सफेद आटे का इस्तेमाल करके उसके पंजों को सफेद करता है। खोलो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ घर आ गई है। भेड़िया फुसफुसाता है, उसकी आवाज झूठी मिठास से भरी हुई है। अंदर 6 बच्चे मीठी बातों से बहकावे में आकर भेस बदले हुए भेड़िए के लिए दरवाजा खोल देते हैं। मिस्टर वुल्फ झोपड़ी में घुस आता है। उसकी कर्कश हंसी दीवारों से टकराकर गूंज उठती है और वह अपनी खतरनाक आंखों से पूरे दृश्य का जायजा लेता है। भेड़िया 6 कांपते हुए बकरी के बच्चों को बाहर की ओर झुंड में ले जाता है, उन्हें अपने मांद के अज्ञात अंधेरे की ओर ले जाता है। सबसे छोटा बच्चा डर के मारे एक लंबी अलमारी के पीछे छिप जाता है और अपनी माँ के आने का इंतजार करता है। भेड़िया, संतुष्ट और चालाक, आराम करने के लिए लेट जाता है, अपने कैदी शिकार की रक्षा करता है। सबसे छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ गुफा के बाहर से स्थिति का जायजा ले रहा है। सबसे छोटा बच्चा चुपचाप उस रस्सी की गांठें खोलता है जिससे उसके भाई बंधे हुए हैं। सावधानी से बच्चे बाहर आते हैं और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हैं। बकरी की माँ और बच्चा खुशी खुशी और राहत महसूस करते हुए अपने घर लौट जाते हैं। जब भेड़िया अपनी नींद से जागा तो उसने देखा कि बकरी के बच्चे गायब थे। याद रखो बच्चों, शांत निगाहें और सावधानी पूर्वक सोच ही हमारी रक्षा करती हैं। बंटी खरगोश घने जंगल में दौड़ता है। उसका छोटा दिल डर से धड़क रहा है। उसके पीछे भयावह परछाइयां लंबी होती जाती हैं, जो किसी अनदेखे खतरे का संकेत देती हैं। परिचित जंगल के रास्ते खतरनाक जाल में बदल जाते हैं। हर मोड़ पर खतरा ही खतरा है। बंटी का चेहरा पसीने से चमक रहा है। उसकी चौड़ी आंखें शुद्ध अनफिल्टर्ड डर को दर्शाती हैं। धब्बेदार फर से ढका हुआ विशालकाय सियार एक कांटेदार झाड़ी के सामने बंटी को घेर लेता है। उसकी गले से निकलने वाली गुर्राहट हवा में गूंजती है, एक अजीब, लगभग दर्दनाक बेचैनी के साथ गूंजती है। बंटी हंसा हुआ हुक्का के शक्तिशाली पंजे को जमीन खुरचते हुए देखता है। हुक्का की आंखों में दर्द महसूस किया जा सकता है। उसके क्रूर बाहरी रूप के नीचे एक खामोश याचना। बंटी संकरे रास्ते से निकलने के लिए संघर्ष करता है। उसके बाल कांटों और टहनियों में फंस जाते हैं। वह आखिरकार हांफता हुआ, भारी हांफता हुआ, कठिन मार्ग से उसके फर खरोंच और अस्त व्यस्त हो गए, मुक्त हो गया। बंटी घने जंगल के रास्ते से दौड़ता है। उसके छोटे पैर एक जरूरी अनदेखे बल से प्रेरित होकर पंप कर रहे हैं। वह चालाक लोमड़ी चिनू से मिलता है और उसे घटना का वर्णन करना शुरू कर देता है। चिनू तेज, विचारशील आंखों से सुनती है। उसकी निगाहें जंगल के दिल को जकड़ने वाली बढ़ती बेचैनी को दर्शाती हैं। बंटू बंदर डाल से डाल पर उछलता है। जंगल में खबर आग की तरह फैलती है। हक्का का आतंक अब किसी से छुपा नहीं। कभी निडर रहने वाला यह जोड़ा अब एक अनदेखे आतंक से पंगु हो चुका है और भोजन के लिए नीचे जाने की हिम्मत नहीं करता। हक्का का अप्रत्याशित प्रकोप उन पर मंडरा रहा है, जिससे उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति भय में जम गई है। समी बंटू से धीरे से कहती है, हक्का पहले ऐसा नहीं था, कुछ हुआ है उसके साथ क्या? हालांकि हक्का इस सतर्क प्रगति को एक सीधी चुनौती के रूप में गलत समझता है। उसकी सतर्कता बढ़ जाती है। चिन्नू पोको के पास पहुंचती है। उसकी आंखों में उम्मीद है, आवाज में एक गुजारिश। क्या पोको हक्का से बात कर सकता है? नम हवा में तनाव व्याप्त है। दोनों के बीच एक मूक टकराव पनप रहा है।
हक्का की डरावनी हंसी जंगल में गूंजती है। उसके पंजे पर उसका कच्चा घाव एक लाल धब्बा है। इससे पहले कि पोको कोई प्रतिक्रिया कर पाता, हक्का भयानक गति से आगे बढ़ जाता है। तेज पंजे पोको के कंधे पर पड़ते हैं, क्रूरता से उसके फर को चीरते हुए। शक्तिशाली भालू अचानक हुए हमले से घायल और चौंककर सदमे और दर्द में पीछे हट जाता है। चिन्नू लोमड़ी व्यापक पीड़ा को देखकर भय की सर्वव्यापी पकड़ का बोझ महसूस करती है। चिन्नू को एक कठोर एहसास होता है, इतने भारी आतंक के खिलाफ अकेले लड़ना व्यर्थ है। चिन्नू तारा के पास पहुंचती है, साथ में पोको, बंटी, समी डर की कहानी सुनाने। तारा ध्यान से सुनती है चिन्नू की बात। जंगल का दर्द, हक्का का आतंक। तारा की आंखें दूर जंगल पर टिकती हैं। वो हक्का का दर्द समझती है, उसका गुस्सा नहीं। गहरी रात में गैपी चूहा लगभग अदृश्य हक्का की मांद के पास छाया से निकलता है। यह सावधानी से चुनी हुई औषधीय पत्तियां और जामुन ले जाता है। अंधकार में एक मूक भेंट। गैपी चूहा शांत दृढ़ संकल्प के साथ काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि लकड़बग्घा उपचारों की खोज करेगा। गैपी जम गया हक्का मांद से बाहर आ रहा है। क्या यह गैपी की आखिरी सांस है? हवा स्थिर है, पत्तियों की सरसराहट को छोड़कर, क्योंकि छोटा जीव अपना काम पूरा करता है। रात के अंधेरे में करुणा का एक खामोश कार्य सामने आता है, जो हक्का के लिए एक आशाजनक इशारा है। भोर होते ही वे सब एक साथ चलते हैं, हक्का को डराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें यह बताने के लिए कि जंगल सबका है। हक्का की मांद के पास से गुजरते हैं, न आवाज न चुनौती, बस एकजुटता। हक्का को मांद के बाहर पत्ते और बेर मिलते हैं। किसने रखे, क्यों रखे? दर्द कम होता है और उसके साथ गुस्सा भी। हक्का की आंखों में पहली बार सुकून। जंगल फिर से जीवित है, हर प्राणी अपनी जगह, हर दिल में सुकून। जंगल के दरबार में अचानक एक कांपता हुआ भेड़िया घुसा और सबकी सांसें रुक गईं। भोलू लंगड़ाते हुए अंदर आया, एक पंजा जमीन पर घिसटता हुआ, आंखें गड्ढे में धंसी हुईं। मुंह से हर सांस जैसे आखिरी हो। पर क्या सच में? शेरू भाई, मेरे पास अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। जंगल के हकीम ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। मरने से पहले मेरी बस एक अंतिम इच्छा है, सिर्फ 5 दिन के लिए मुझे राजा बना दो। शेरू का दिल पसीज गया। एक मरते हुए दुश्मन से भला क्या डर, बस एक बार वो एहसास चाहिए। मरने से पहले शेरू की आंखों में दया उतर आई। उसने हाँ कह दी। शेरू ने भोलू के कंधे पर पंजा रखा और वह फैसला कर दिया जो बदल देगा सब कुछ। महाराज, यह बुद्धिमानी नहीं है। सत्ता में आया भेड़िया पूरे जंगल के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन शेरू ने डिंकू की बात अनसुनी कर दी। डिंकू ने भोलू की आंखें देखी और उनमें कुछ ऐसा था जो किसी मरते हुए जानवर की आंखें नहीं होती। शेरू चला गया और जैसे ही वो गया, भोलू सीधा खड़ा हो गया। लंगड़ाहट गायब, दर्द गायब, सब नाटक था। भोलू सिंहासन पर बैठ गया और जंगल के जानवर सन्न रह गए। उसने गर्दन चटकाई और एक कुटिल मुस्कान दी। आखिरकार, मुझे इसका पूरी जिंदगी इंतजार था। अब असली खेल शुरू होता है। पहले ही दिन एक क्रूर फरमान, आज से बिना मेरी अनुमति के कोई भी जंगल की सीमा नहीं पार करेगा, कोई भी नहीं। हिरणों का परिवार नदी की ओर बढ़ा और भोलू के भेड़ियों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। दूसरे दिन भोलू दहाड़ा और जो उसने कहा उससे पूरा जंगल कांप गया। दक्षिण की वह बड़ी हरी नदी अब मेरी निजी संपत्ति है। आज से वह नदी सिर्फ मेरी है। मेरी आज्ञा के बिना वहाँ से एक बूंद पानी नहीं पिएगा कोई। जंगल में खलबली मच गई। हाथियों ने विरोध किया, पक्षी चिल्लाए, पर भोलू के भेड़ियों ने सबको चुप करा दिया। उस रात एक प्यासा खरगोश चुपचाप नदी की ओर निकला, पकड़ा गया और बांस के पिंजरे में बंद कर दिया गया। तीसरे दिन डिंकू उस पिंजरे के पास जाकर चुपचाप बैठ गया। उसने सोचा ताकत से नहीं जीत सकते, पर भोलू के लालच से जीत सकते हैं। अगली सुबह डिंकू सिर झुकाकर भोलू के सामने पहुंचा। महाराज, मैं गलत था, आप ही असली राजा हैं। महाराज, जंगल के आधे जानवर आज रात आपके खिलाफ विद्रोह करने वाले हैं। भोलू की आंखें सिकुड़ी। कौन है वो? नाम बताओ। नाम बाद में, पहले मेरी बात सुनिए। एक रास्ता है जिससे आप हमेशा के लिए सुरक्षित रह सकते हैं। शेरू नाम का राजा रहेगा। असली ताकत हमेशा आपके हाथ में। राजा, मंत्री, जो किसी भी राजा को हटा सके। भोलू की आंखें लालच से चमक उठीं। यही तो वो चाहता था। भोलू ने तुरंत सभा बुलाई। खरगोश रिहा हुआ और उसने खुद को सर्वशक्तिमान राजा मंत्री घोषित कर दिया। जंगल हक्का बक्का था। तभी शेरू वापस लौटा। शेरू ने एक नजर में सब समझ लिया। वह सिंहासन पर चढ़ा और शांत स्वर में बोला, नए राजा के रूप में मैं राजा मंत्री का पद आज से समाप्त करता हूँ।
यह पद न पहले कभी था और न भविष्य में रहेगा। तुमने यह नियम तब बनाया था जब तुम राजा थे। अब मैं राजा हूँ और मैं इसे रद्द करता हूँ। शेरों के रक्षकों ने भेड़िए के झुंड को घेर लिया और धोखेबाज भोलू बंदी बना लिया गया। आज से इस जंगल में कोई भी अकेला जानवर कानून नहीं बनाएगा। हर नियम के लिए पूरे जंगल की आवाज जरूरी होगी।